जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत से लेवल 3 के क्वेश्चंस। और ये हमारा पार्ट 3 है, इसीलिए यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो 51 से हो रहे हैं। अब तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम 50 क्वेश्चंस टोटल कर चुके हैं लेवल 3 के। तो लेवल 3 के क्वेश्चंस हमारे हायर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, IAS, PCS, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों या सेंट्रल के हों, उन सभी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि हम भी जानते हैं कि आज के टाइम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत डेप्थ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लेवल 3 हमने बनाया है। इससे पहले के जो लेवल्स हैं और जो वीडियोज़ हैं उनको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके टोटल वीडियोस को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप होता है। जैसे ही उस ग्रुप में आपके 500 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, तो ये वाली सीरीज़ पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस की वहाँ PDF मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए, अभी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है आपका स्टार्ट करने में आज। चलिए शुरू करते हैं क्विकली। तैमूर किस कबीले का सदस्य था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है बरलास। तो तैमूर बरलास कबीले का सदस्य था। ठीक है, और इसके साथ ही आप अपने आप भी आंसर करने की कोशिश किया कीजिए। तो उसके लिए आप पहले वीडियो को पॉज किया कीजिए और आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, उसके बाद आंसर देखा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य को तैमूर ने अपने राज्य में मिला लिया था? तो जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो उसने कौन से राज्य को मिला लिया था अपने राज्य में? तो यहाँ 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन है पंजाब में उसने अपने राज्य में मिला लिया था। और उसने जो खिज्र खां के अंडर में मतलब वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया था, लेकिन खिज्र खां किसके अंडर था? वो तैमूर के अंडर था। तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में मिला लिया था। और बाकी जो हमने 3 ऑप्शंस दिए थे वो तीनों ही स्वतंत्र हो गए थे उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में सदी कहा गया है। तो सदी किसको कहा गया है? यहाँ 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है 100 गाँव का समूह। तो सदी किसको कहा गया है? 100 गाँव के समूह को कहा गया है। अब देखिए, मैं इसका आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि 100 गाँव का समूह कहाँ से आता है, मतलब ये वर्ड कहाँ से आया है। तो ये इब्ने बतूता ने बोला है। ठीक है, तो ये क्या कहा है इसने कहा है कि एक प्रशासनिक इकाई होती थी। ठीक है, किसकी? 100 गाँव के समूह को एक प्रशासनिक इकाई कहा जाता था, जिसको कि नाम दिया गया है सदी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दीवान ए कज़ा था। तो दीवान ए कज़ा क्या था? 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए, मैं इसका सही आंसर आपको बताती हूँ। इसका सही आंसर है डी, न्याय संबंधी विशेष प्रशासनिक विभाग। तो जो न्याय होता था, जो हमारी दीवानी अदालत होती थी या फौजदारी जो अदालत होती थी, जिनका कि हमने देखा भी है पीछे। ठीक है, तो उस तरीके से जो होती थी, तो उनमें उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक विभाग बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में जाब्ता निरूपण करता है। तो जाब्ता क्या था सल्तनत काल में? तो जाब्ता होता था सुल्तानों द्वारा निर्मित स्वतंत्र कानून। स्वतंत्र कानून से मतलब है जो शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं होता था, ये खुद सुल्तान जो बनाते थे कानून, वो होता था। और इनका जाब्ता का पालन करना सभी के लिए एसेंशियल होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन, सल्तनत कालीन अदालतों के फैसलों को लागू कराने और अपराधियों को दंड दिलाने का काम निम्न में से कौन करता था? बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, दोबारा क्वेश्चन को रीड करिए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अमीर दाद। अब देखिए, बाकी के जो 3 हैं, बाकी के 3 में से 2 तो आपके इसी चीज़ से ही जुड़े हुए हैं। वली जो प्रदेशों के जो शासक होते थे उनको वली भी कहा गया है। ठीक है, काजी भी इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो लागू करवाने की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो लागू करवाने की जो जिम्मेदारी थी वो अमीर दाद पर होती थी। ये एसरेशन वाले क्वेश्चन है, हमारे JRF के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये। इसको ध्यान से पढ़िए
और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कल्ब लश्कर और हश्म ए अतराफ दोनों सुल्तान की सेना का रूप थे। और स्पष्टीकरण दिया गया है कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का दल संगठित किया था। तो क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं। अब देखिए, मैं आपको इसका डिटेल भी बता देती हूँ और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो जो कल्बे लश्कर था वो क्या था? शाही सेना, ठीक है। और शुरुआत तो हमने जैसे भी बात की इल्तुतमिश ने की थी। और हश्म अतराफ क्या थी? वो इक्तेदारों की सेना होती थी। जैसे कि हम जानते हैं ना, एक तो पर्टिकुलरली मेन हमारे राज्य की सेना होती थी और एक होती थी इक्तेदारों के पास जो अपनी सेना होती थी, ठीक है। और इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है कि जो शाही अंगरक्षकों का दल पूरा होता था उस कंप्लीट दल को जानदार कहते थे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किसने लागू किया था? मतलब सबसे पहले दशमलव पद्धति के आधार पर सेना का गठन किसने किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खालसा एवं एकता के अंतर्गत कुछ क्षेत्र को मवास कहा जाता था। यहाँ क्या होता था? मतलब मवास किस लिए जाना जाता था? 4 ऑप्शंस हैं, थोड़े बड़े ऑप्शंस हैं, इसलिए पॉज करके इनको रीड कीजिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। ये है, लगान वसूली का कार्य कठिन था यहाँ पर। मतलब जैसे कुछ एरिया ऐसे होते थे जहाँ पे आसानी से लगान वसूल कर नहीं पाते थे, क्योंकि जैसे कुछ जिद्दी टाइप के लोग होते थे, जिसको कह देते कि बार बार वो विद्रोह सा करने लगते थे लगान देने के लिए कि नहीं हम नहीं देंगे। इस तरीके का जो एरिया होते थे उनको मवास कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत काल में बलाहार थे। अब ये बलाहार कौन थे? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें से बलाहार होते थे निम्न स्तर के भूस्वामी, जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन होती थी, उनको बलाहार कहा गया है। इनकी कंडीशन भी ख़राब ही थी ऑलमोस्ट, लेकिन भूमिहीन कृषकों से फिर भी बेटर थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए और मैं बताऊंगी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाफराबाद नगर की स्थापना हुआ। जाफराबाद नगर की स्थापना किसके शासन काल में हुई? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जाफराबाद नगर की स्थापना किसने की नहीं पूछा गया, किसके काल में हुई ये पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन चारों में से सही जो ऑप्शन है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए इसको। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना नायक था ज़फ़र खां, ये ज़फ़र खां ने बनाया था जाफराबाद, ठीक है। अब भाई सेना नायक ने बनाया तो इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस जाफराबाद को ही, मतलब इसी प्लेस को चेंज करके 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। अब जौनपुर तो आप जानते हैं, ठीक है, बहुत फेमस नगर था, बहुत चीज़ों के लिए फेमस था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लिया कीजिए और उसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत को कागज़ बनाने की कला तुर्कों की देन है। और स्पष्टीकरण दिया गया है, तुर्कों ने यह कला मध्य एशिया में मंगोलों से सीखी थी। क्या ये दोनों बातें सही हैं? आंसर करने की कोशिश कीजिए पॉज करके। मैं बताती हूँ। देखिए, तुर्कों की देन है डेफिनेटली। भारत में जो कागज़ बनाने की कला आई वो तुर्कों से आई थी, लेकिन हम जानते हैं नॉर्मली चीन के बारे में। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुर्कों ने यह कला मध्य एशिया में मंगोलों से सीखी थी, लेकिन चीन, अगर हम कागज़ की बात करते तो हमारी नॉलेज में आता है चीन। लेकिन यहाँ पर ये भी बिल्कुल ठीक है, जो तुर्कों ने सीखी, तुर्कों ने मंगोलों से सीखी थी और मंगोलों ने चीनियों से सीखी थी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये दोनों ही ठीक है और सही स्पष्टीकरण है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, अभी थोड़ा सा आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको सारे ऑप्शंस दिखा रही हूँ। इसको वीडियो को पॉज कीजिए आराम से और
बहुत अच्छे से इसको कीजिए। ये मैं आपको मतलब खुद सजेस्ट कर रही हूँ कि इसको तो कम से कम आप अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो आंसर बता ही दूँगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 नाम दिए गए हैं जो सल्तनत काल में मुद्रा चलती थी। उनको हमें घटते से बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है। जो सबसे छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे देखिए टंका सबसे बड़ा था, तो ये 3 ऑप्शंस में आ रहा है यहाँ पर, राइट। टंका इनमें से सबसे बड़ा टंका था, यहाँ 3 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब ये तो हमारा है ही नहीं, इन तीनों में से है। अब इन तीनों में से कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा था? अगर मैं बात करूँ कि सबसे छोटा कौन सा था, तो सबसे छोटा था हमारा दिरम, ठीक है। अब 5 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? 5 से ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो दिरम, दिरम से दांग, दांग से जीतल, जीतल से शंशगनी, और शंशगनी से टंका बड़ा था, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ, ये क्या इनका रेशियो था। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2.5 दिरम मतलब 1 दांग था, 4 दांग मिलकर एक जीतल बनाते थे, 8 जीतल का एक शंशगनी था, और 48 जीतल का एक टंका था। अब ये जो टंका और शंशगनी था, ये चांदी का सिक्का था, ठीक है। और ये दांग और दिरम, ये दोनों ही हमारे तांबे के सिक्के हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सल्तनत काल में बंदा और बुर्दा कहलाते थे, ये कौन होते थे? पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए, तभी आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है और आपको अभी और कितनी मेहनत करनी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है शाही दास व सामान्य दास, ठीक है। तो बंदा और बुर्दा कहलाते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग वाला है, ध्यान से देख के इसको मैच कीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दूंगी, आप ऐसे मैच करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर हमें कुछ चीज़ें नहीं आती तो हम गैस करते हैं। हम गैस कैसे करते हैं? अब फराश खाना, अब यहाँ पे फराश खाना दिया गया, फराश मतलब किससे मिलता जुलता है? हमारा मिलता जुलता है फ्लोर से। फ्लोर पे क्या होता है? कालीन, ठीक है। तो कालीन उत्पादन से रिलेटेड हो गया। जामदार खाना, तो जामदनी जो हमारा, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो स्टार्टिंग में काफ़ी सारे नाम आते हैं कपड़ों के, है ना, कैलिको वगैरह, तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। रकाब खाना, रकाब किस में होती है? रकाब होती है हमारी जो अस्तबल, मतलब घोड़ों के जो वो डालते हैं, एक चमड़े की जो पूरा वो होता है उसकी बॉडी पे जो डालते हैं, ठीक है, उसको रकाब बोलते हैं। और साथ ही साथ ये तोपों से भी रिलेटेड था, ये भी याद रखिएगा। अब अलम खाना बचा। अलम खाना था शाही प्रतीक और राज चिन्हों का से रिलेटेड, ठीक है। तो अलम खाने में वो चीज़ें बनती थी। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा 2 4 3 1, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभंग कहा गया है। देखिए, ये सारे मध्यकालीन भारत से ही हैं, तो टाइम पीरियड मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, सारे ही मध्यकालीन भारत से हैं और ये सीक्वेंस से ही ऑलमोस्ट चल रही हैं चीज़ें। तो यहाँ अभंग क्या है? तो पॉज कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर है, कबीर और नानक की वाणियों को सामूहिक रूप से अभंग कहा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शरण संप्रदाय संबंधित था। अब बताइए, एक शरण संप्रदाय किससे संबंधित था? दोस्तों देखिए, मैं क्वेश्चंस आपके लिए कितने अच्छे लेकर आई हूँ, कितने डेप्थ से ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आ रहे हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक कैसे पहुँच रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। आई मीन डेफिनेटली बेनिफिशियल है, लेकिन आपको कैसे लग रहे हैं, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना, आप कमेंट बॉक्स में, और लाइक और शेयर करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है शंकरदेव। शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की नींव रखी थी, या आप कह सकते कि एक शरण संप्रदाय जो था वो शंकरदेव से संबंधित था। अब देखिए, यहाँ पे नामदेव और चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो आप जानते ही हैं। माधवेंद्रपुरी कौन थे, मैं उनके बारे में बता देती हूँ, ये नाम कहाँ से आया है। तो जो बंगाल की अगर हम बात करें, तो चैतन्य महाप्रभु से भी पहले माधवेंद्रपुरी ने भक्ति संप्रदाय की नींव रखी थी,
ठीक है। तो माधवेंद्रपुरी इस वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बंगाल में इनसे भी काफ़ी पहले उन्होंने भक्ति संप्रदाय चालू किया था, मतलब भक्ति का वो स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसके अनुयायी महापुरुषिया कहलाए? तो महापुरुषिया कौन कहलाए? तो इस पे देखिए, एक तो मात्रा की मिस्टेक है, वर्तनीय शुद्धि। तो किसके अनुयायी महापुरुषिया कहलाए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। और इसका जो सही आंसर है वो है शंकर देव। और नामघर किससे रिलेटेड है? नामघर भी शंकर देव से रिलेटेड है। जो पूजा स्थल वगैरह होते थे उनको नामघर कहते थे। अब नेक्स्ट है हमारा, किसके द्वारा ये पूरा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं बिना आपको आंसर दिखाए। किसके द्वारा वहदत उल वजूद का विचार प्रस्तुत किया गया? अब ये है क्या, मैं वो भी आपको आगे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड मैं उसमें आपको बताऊंगी ये वहदत उल वजूद क्या है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किया गया इब्ने अरबी द्वारा। इब्ने अरबी ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। अब ये जो और लोग हैं ये कौन कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम। तो जो मंसूर हैं मंसूर बिन हल्लाज और बायजीद बुस्तामी जो हैं ये सर्वात्मवादी कहलाते थे, या आप एक तरीके से कह सकते हैं अनल हक, मतलब मैं ही ईश्वर हूँ की तरह से, मतलब सर्वात्मवादी मतलब सब में आत्मा है, सब में ईश्वर है, इस तरीके के इनके विचार थे। इसके लिए जो हमारे वो होते थे पैगंबर जो होते थे, मौलाना जो होते थे, उन्होंने इनका बहुत विरोध किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा नाम है वो है उस्मानुल हुजवीरी। ये इन्होंने कशफुल महजूब की रचना की थी। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ रटने के लिए चीज़ें नहीं दी जाती हैं, आपको चीज़ें फैक्ट के साथ समझाई भी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, अबुल फजल ने अपनी रचना आईन अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हमारा, सूफी संप्रदाय में मजबूब, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, मजबूब कहलाते थे। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसकी डेप्थ में मैं बहुत बताऊंगी, इसकी डेप्थ में बहुत है। वो जो मैंने आपको पीछे बताया था वहदत उल वजूद, उसी से रिलेटेड है ये। कैसे रिलेटेड है मैं आगे आपको बताऊंगी। जो शरीयत के आदेशों को नहीं मानते थे। अब आपने 2 नाम सुने होंगे, बाशरा और बेशरा। चलिए आपको थोड़ा सा मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहीं दे देती हूँ। बाशरा और बेशरा आपने सुना होगा। अब आप इनको याद कैसे करेंगे? बाशरा क्या होता था? जो शरीयत के नियमों को मानते थे, और बेशरा वो होते थे जो उसके नियमों को नहीं मानते थे। अब बाशरा और बेशरा में आपका कन्फ्यूज़न दूर कैसे हो सकता है? जैसे क्या कहा जाता है, बा अदब बा मुलाइजा, मतलब बा अदब, अदब मतलब रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट। तो बा मतलब विद और बे मतलब विदाउट। बेशर्म जैसे कहते हैं ना, बेशर्म मतलब जिसके अंदर शर्म ना हो। तो बा शरा मतलब जो माने, जो शरीयत के नियमों के साथ आगे बढ़े, और जो बिना शरीयत के नियमों के साथ आगे बढ़े। अब और आगे उसका देखेंगे, वो भी मैं बताती हूँ अभी। सल्तनत काल में मुसलमान 2 वर्गों में संगठित हो गए। अशराफ, देखिए इसको अशरफ भी कहा जाता है, इसको अशराफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं आपको अशराफ मिलेगा पढ़ने के लिए, कहीं अशरफ। तो अशराफ वर्ग में साधारण व निम्न जाति के मुसलमान थे, तथा अज़लाफ वर्ग में विदेशी व उच्च जाति के मुसलमान सम्मिलित थे। तो इसमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, या दोनों सही है? तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो आइए चेक करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सल्तनत काल में जो मुसलमान थे वो 2 वर्गों में हो गए थे, जिसमें कि एक तरफ विदेशी मुसलमान आते थे, एक तरफ भारतीय मुसलमान आते थे, या विदेशी मुसलमानों में कुछ वो भी आते थे जो उच्च जाति के भी होते थे, जो धर्मांतरित मुसलमान होते थे। ठीक है, और वो ऊंची कास्ट से अपने आप को उसमें लेके जाते थे, तो वो आते थे उसमें। अब यहाँ पे जो दिया गया है ये गलत है। अब ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि जो अशराफ वर्ग होता था उसमें विदेशी और उच्च जाति के आते थे, और जो अज़लाफ वर्ग था उसमें साधारण और निम्न जाति के मुसलमान आते थे। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ए सही है, किंतु आर गलत है।
राइट। तो इसका यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी जो पीछे मैं आपसे बात कर रही थी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है वजूदिया और शहूदिया संबंधित थे। अब ये वजूदिया और शहूदिया क्या थे? ठीक है, कंफ्यूज तो आप हो गए हैं, लेकिन आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो वजूदिया और शहूदिया जो थे ये किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे बाशरा से। और जो कलंदर और मलंग थे ये किससे रिलेटेड थे? ये रिलेटेड थे हमारे बेशरा से। अब बेशरा और बाशरा तो मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। अब ये वजूदिया और शहूदिया क्या है? ये वजूदिया हैं वहद उल वजूह और वहदत उल शहूद। अब वहदत उल वजूद, आई गेस मैं शायद प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो ये वाले लोग थे, ये क्या मानते थे कि सब कुछ एक है, ठीक है, कि किसी का अपना इंडिविजुअल वजूद नहीं है। और शहूदिया क्या कहते थे? शहूदिया कहते थे कि ये चीज़ें सेपरेट हैं, मतलब हर चीज़ सेपरेट है। मतलब भक्ति तो दोनों ही करने के लिए बोलते थे, नियमों को दोनों ही मानते थे शरीयत के, लेकिन ये कहते थे कि सब कुछ एक है। ये एक ईश्वरवाद जैसे मानते थे कि आत्मा भी एक है, ईश्वर भी एक है, सब चीज़ें एक हैं। और शहूदिया कहते थे कि चीज़ें अलग हैं, कॉन्सेप्ट अलग हैं, हमें भक्ति करनी चाहिए ईश्वर की, हमारी आत्मा का अलग अस्तित्व है, हाँ ईश्वर का अलग अस्तित्व है, ये सब कुछ मिलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देखूँ इस तरीके से, तो ये बेशरा क्या हो गया? बेशरा के दो पार्ट हो गए, मलंग और कलंदर एक और पार्ट होता है उसमें, मेरे को नाम स्किप हो रहा है, थोड़ा अजीब सा नाम है उसका। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है सदा सुहागन। अब देखिए ये ऐसा ही नाम है, पढ़ के थोड़ा सा मतलब लगता नहीं है कि ये इनका एक पार्ट होगा, बट वो बेशरा का एक पार्ट है, मलंग कलंदर और सदा सुहागन, ठीक है। अब बाशरा के ये दो पार्ट हैं, वजूदिया और शहूदिया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा किसका पार्ट है, आपको मैचिंग में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, तो बहुत ध्यान से इनको कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जवाहर खमसा निम्न में से किसकी रचना है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और इसका जो सही ऑप्शन है वो है मोहम्मद गौस। तो ये मोहम्मद गौस की रचना है जवाहर खमसा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, और इससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि हम अभी टेलीग्राम का अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब उसमें 500 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, या हमारी जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, लेवल 3 के जो क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, तो तब से आपको इन क्वेश्चंस की PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा और जो हमारी वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको एरिया वाइज दिए गए हैं कि कौन से सूफी संत किस एरिया से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे बहुत हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में आते हैं, जिसमें कि हम नहीं समझ पाते कि हम कैसे इनको आंसर करें। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। तो बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं वो दक्कन से रिलेटेड थे, ठीक है। और गेसु दराज जो थे वो गुलबर्गा से थे। तो गेसु गुलबर्गा आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। हज़रत मोगेसुद्दीन गुजरात से रिलेटेड थे। एक मिनट, शायद मैं कहीं गलत कर रही हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर। यस, मैं थोड़ा गलत ही कर रही थी। तो बुरहानुद्दीन गरीब दक्कन से ही रिलेटेड थे, जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा गेसु दराज गुलबर्गा से रिलेटेड थे, और मोगेसुद्दीन गुजरात से रिलेटेड थे, और शेख वजीउद्दीन यूसुफ मालवा से रिलेटेड थे। आंसर उसमें गलत दिया हुआ है, आपका सही ऑप्शन है ये, ठीक है। तो ये सारे देख लीजिए, यहाँ का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, जो मैं बता रही थी आपको पहले वही सही था। तो कन्फ्यूज़न ना हो, आप तक कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, इसके लिए मैंने क्रॉस चेक किया है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आज के ये क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने बताए आपको वो भी बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे और इसका मुझे पूरा यकीन है। आप बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेंगे। और इसके साथ ही चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।